नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ मैं आपके लिए एक नई पुस्तक। ये उपन्यास और इसका नाम है अमीरन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं और इसकी रचिता हैं एकता अमित व्यास जी। ये देखिए, ये एकता जी हैं, ये इसकी रचिता हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपके साथ बात करूंगी। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी पुस्तक परिचय। हार्डबाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है। सभ्या प्रकाशन दिल्ली से आई है और मूल्य है 550 रुपये, पृष्ठ 149। परिचय देना चाहूँगी एकता जी का। स्नातकोत्तर हैं कंप्यूटर साइंस में और हिंदी में। इनकी कहानियां पुरस्कृत हुई हैं। अंबिका लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्सेज में कार्यरत हैं। गांधी धाम कच्छ गुजरात निवासी हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। यह इनकी प्रथम कृति है। तो दोस्तों, मैं बता देती हूँ, यह उपन्यास इन्होंने समर्पित किया है अपनी माता जी को। उनकी याद में इन्होंने यह उपन्यास प्रकाशित कराया है। इन्होंने लिखा है कि तुम्हारा दिया हुआ तुम्हें समर्पित। आत्मकथ्य में इन्होंने स्वीकार किया कि मां की जिद के कारण ही इन्होंने यह उपन्यास छपवाया। और इन्होंने कहा कि यह कहानी दरअसल काल्पनिक होते हुए भी हम सबकी कहानी है। इस कहानी का एक एक पात्र हमारे जीवन का पात्र है। जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो इन पात्रों की उपस्थिति आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। नाम और शक्लें जरूर बदली हुई होंगी, लेकिन पात्र हूबहू यही मिलेंगे। यह अलग बात है कि जीवन में कुछ पात्रों की उंगली पकड़कर हमें ताउम्र चलना होता है और कुछ पात्रों को समय रहते तिलांजलि देनी होती है। अगर ये ठीक समय पर समझ में आ जाए तो शायद संसार में किसी अमीरन का जन्म ही ना हो। दोस्तों, उन्होंने बहुत सही चंद पंक्तियों में बता दिया इस उपन्यास की क्या कहानी होगी, क्या कथानक होगा। इन्होंने कहा है कि कुछ पात्र आपके जीवन में अचानक आ जाते हैं और आपको इतने प्यारे लगने लगते हैं, आपको लगता है कि इनके बिना उनके आपकी ज़िंदगी बेकार है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपको सब समझ में आने लगता है कि कितने स्वार्थी हैं ये रिश्ते। तो दोस्तों, मैं इस उपन्यास की समीक्षा की बात करूं तो 20 अध्यायों में कैद है यह उपन्यास। इसमें स्त्री की छटपटाहट दर्शाई गई है, नारी विमर्श है। इसके मुख्य पात्र अमीरन है, जिसकी जीवन गाथा का संघर्ष, मनोवैज्ञानिक तड़पन, उस तड़प से उबर कर जीवन से पुनः जुड़ना, इन सबको शब्दों में ढाला गया है। इसमें एक सूत्रधार के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। एक सूत्रधार है, उसको अमीरन पार्क में सैर करती दिखती है। बस उत्सुकता जागती है। होता ही है, स्त्रियां बहुत जल्दी दोस्त बना लेती कहते हैं, इसीलिए वे बातचीत करती हैं और संवेदना के तल पर वे एक दूसरे को संभाल लेती हैं, समेट लेती हैं और अपने आप को बराबर पाती हैं। बस इसमें यही हुआ, जो सूत्रधार थी उसने उसको मित्र बनाया और बात करने लगी। उसके बाद अमीरन एक एक कर अपने जीवन का मर्म और दिल का हाल अपने उस मित्र के समक्ष उड़ेल देती है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में अपनी संघर्ष यात्रा के हर पड़ाव को बयान करती है। तो भाषा की बात करें, सरल भाषा है, बीच में कविता भी सजाई गई है। पात्रानुकूल भाषा है। गुजराती पृष्ठभूमि पर रचा गया ये उपन्यास संवादों में भी कहीं कहीं इन्होंने प्रयोग किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद गांव से शहर की दूरी तय करते हुए वहां आशियाना बनाते हुए सोचा भी न था अमीरन ने कि उसकी बच्ची की टीचर उसके पति को हत्याने हेतु चाले चलेगी। अविवाहित अध्यापिका के लालच और महत्वाकांक्षा की गाथा है ये। सच में उसका लालच उसे इतना नीचे गिरा देता है, लेकिन हश्र उसका बहुत बुरा होता है। अंत में पछतावा भी होता है क्योंकि उसे कुछ हासिल नहीं होता। कथानक में अमीरन को कमजोर होते बताया गया है, अवसादित होते दिखाया गया है। और उपन्यास का मजबूत पक्ष यह रहा कि उसे उभरते दिखाया गया है। श्री श्री रविशंकर जी ने अपने सेशंस द्वारा उसे आत्मिक बल दिया, यह बताया गया है। आधुनिक युग की समस्या जो अकेलापन है और स्त्रियां क्यों इस अवसाद की शिकार होती हैं, इस पर केंद्रित है यह उपन्यास। सबसे बड़ी बात है, यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें समस्या के साथ समाधान भी दिया गया है।
इसकी जो पात्र अमीरन, उसको 3 समाधान मिलते हैं जिससे वो वापस जीवन में आ खड़ी होती है, जुड़ती है। सुंदरकांड पढ़ती है, वो सैर करना शुरू करती है, नई सखियां बनाती है, उनके साथ हंसना, मिलना, घुलना, ये सब सीखती है। ये एक रहस्यवादी कथानक है। अमीरन मजबूत पात्र बनकर लौटी क्योंकि उसकी बेटी ने उसको संभाला। बस मुझे इसमें प्रूफ की गलतियां बहुत खली, तो मैं चाहती हूँ अगर इसका दूसरा संस्करण आए तो उसमें वो हटा ली जाए। और अब मैं आपको दोस्तों कुछ पढ़कर सुनाना चाहूँगी इसमें से। शुरुआत में इन्होंने ऐसे शुरू किया इस उपन्यास को कि मैंने उसे देखा ओडा गार्डन में तेज कदमों से चहलकदमी करते हुए। चहलकदमी क्या, वो तो दौड़ रही थी, शायद उस उद्यान में जिसका घेराव लगभग 1 किलोमीटर का था। यह गार्डन एक अलौकिक संगम है प्रकृति के मिनिएचर का। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने वाले हर व्यक्ति के लिए अनुपम अनुभव के साथ साथ मिल जाते। दौड़ते, भागते, टहलते, मुस्काते, उदासीन और कुछ उदास, कम उदास, जिंदगी के हर चैलेंज को चैलेंज देते थोड़े सपाट चेहरे। तो देखा आपने, काव्यात्मक भाषा है इनकी। तो दोस्तों, मैं एक बात कभी कभी ये सोचती हूँ कि स्त्रियां क्यों अवसाद में जाती हैं। यही प्रश्न इस उपन्यास में इन्होंने उठाया है। सबसे बड़ी बात है, कई बार क्या होता है कि स्त्री अपने घर के हालात से मुकाबला नहीं कर पाती। कहते हैं ना कि बाहर के शत्रु से तो आप जीत सकते हैं, लेकिन घर के अंदर जो लड़ाई चलती है उसे जीतना बड़ा कठिन होता है। और इसमें कैसे बाहर के लोग हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचाते हैं, इसमें यह सीख मिली है कि कभी भी किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही अपने घर के लोगों को इग्नोर करके, उनकी उपेक्षा करके बाहर वालों को महत्व देना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता कि बाहर वालों के मन में क्या लालच है, क्यों आपसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं, क्यों फायदा उठाना चाहते हैं, क्यों आपका शोषण करना चाहते हैं। इसमें यही हुआ। उस लड़की ने सोचा था कि उसका पति अमीर है, गाड़ियों में घूमता है, तो उसने सोचा, जैसे आजकल देखा होगा आपने, फिल्मों में भी दिखाते हैं कि लड़कियों की सोच है शॉर्टकट मनी, शॉर्टकट सुविधाएं, यही है इसमें। लेकिन वो ये नहीं समझती कि उनके इस कुकृत्य से जो औरत है, जो स्त्री है, जो पत्नी है, उस पर क्या बीतेगी। पति पत्नी में बहुत प्यार है, लेकिन जब एक तीसरा आदमी प्रवेश करता है तो सच में एक भूचाल आ जाता है गृहस्थी में, ये पता है। इसमें देखिए कुछ कविता की चंद पंक्तियां कि मुड़ जाते हैं मेरे कदम जिस और होते हैं गहरे नींद के आगोश, क्यों मिलती है सिर्फ सपनों में जाकर। इन कदमों को कुछ कहना नहीं पड़ता, अवसाद में घूमने आते हैं इस जगह। बहुत सुंदर। एक और मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी, इन्होंने बहुत जरूरी मैं पढ़ रही हूँ आपको। मैं चाहूंगी आप ये उपन्यास खरीद कर पढ़ें, क्योंकि आपको सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे अवसाद से निकला जाए। पत्नी कहती है कि अगर आप दूसरी औरत को प्यार नहीं करते बल्कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं तो ये गलत है, इसका मतलब है सरासर अय्याशी है। आपको तो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, घर में पत्नी और बाहर गर्लफ्रेंड। इन्होंने लिखा है कि अगर ये फिल्म होती, उपन्यास के बारे में इसमें लिखा गया, अगर ये फिल्म होती तो यहीं खत्म हो जाती। पति ने पत्नी से माफी मांग ली होती, पतिव्रता पत्नी का तो धर्म ही है, उसे माफ कर देती। कुछ सालों बाद पति पत्नी उनके बच्चे नाती पोतों के साथ किसी खूबसूरत जगह पर पिकनिक मनाते दिखाई देते और दी एंड के साथ फिल्म खत्म हो जाती। दोस्तों, लेकिन ये उपन्यास जो होते हैं ना, ये सच होते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, आपकी मदद करते हैं, दोस्त होती हैं ये पुस्तकें आपकी। ये फिल्में तो आपका एंटरटेन करती हैं बस। इसमें इन्होंने जो दिव्या नाम की पात्र गढ़ी है, जो टीचर है, उसकी इतनी, मतलब इतना लालची उसको दिखाया, और ऐसे पात्र सच में हमें आसपास घूमते नजर आ जाते हैं। हाँ, इसमें मुझे एक बात लगी कि वो फायदा कैसे उठाती है अमीरन का। वो उसकी बेटी को कहती कि तुम्हारी माँ तो मूर्ख है, इसमें लिखा है। बेटी बाद में खुलती है ना अपनी माँ से, कहती है मम्मी वो हमेशा आपको कहती थी मूर्ख हो आप, दिव्या मैडम ने कहा था कि जब काम ना पूरा हो तो नोटबुक छुपा दो या फाड़ दो, किसी दूसरे बच्चे की बात पसंद ना आए तो उसे धक्का मारकर गिरा दो। तो देखा आपने, इस तरह सिखाती है उसे गलत हरकतें। फिर कहती थी कि तुम्हारी मम्मा मूर्ख हैं, अकल से मोटी हैं, इंग्लिश में बात करना नहीं जानती, और वो बहुत मोटी हैं, मूर्ख और मोटी लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं बनते। देखिए ये थी दिव्या मैडम की सोच।
तो मुझे लगता है ऐसी सोच वालों को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। सोच समझ कर, सहेलियां भी सोच समझ कर चुननी चाहिए। एक और इसमें संवाद है कि अति महत्वाकांक्षा इंसान को ज़हनी तौर पर बीमार कर देती है और अंजाम खतरनाक होता है। इन्होंने चेताया है। और उसके बाद इन्होंने एक बात और भी लिखा है कि इस तरह प्रेम में दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप प्रेम को स्वीकार करें या उसे कोई नाम दे दें और उसे नाम दे दें। हाँ, और नाम देने के लिए जो सामाजिक नियम है उनका पालन करें, या फिर अपने मन में रखें और अगले जन्म का इंतजार करें। वैसे भी प्रेम सातों जन्म का बंधन है, इन्होंने कहा, क्योंकि इसमें दूसरा सफर करता है। और अंत में भी एक प्यारी सी कविता है कि मगर जिंदगी का घर सबसे प्यारा है, कश्मकश है और बेहतर रास्ते की तलाश है, चलो जिंदगी के फलसफे में ढूंढते हैं कोई लंबा व गोल रास्ता। बहुत सुंदर, क्योंकि शॉर्टकट लोग ढूंढते हैं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, कोई लंबा व गोल रास्ता जिनमें छुपे हो सच्चे संबंध, साथ निभाने के वादे और प्यार की सौगातें। ये जिंदगी के रास्ते हमेशा से वहीं डटे खड़े हैं, राहें वही हैं, राही बदल गए, दस्तूरे दुनिया और निज़ाम कुदरत कबूल है, कबूल है, कबूल है, तथास्तु। तो दोस्तों, ये तो थी अमीरन की कहानी। कवर देखिए, मुख पृष्ठ बहुत रहस्यमयी बनाया और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया। और पीछे में मैं आपको दिखाती हूँ इसके बैग, ये आप देख सकते हैं, ये हो सकती है शायद अमीरन। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी और बहुत बहुत बधाई देती हूँ लेखिका को। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और कमेंट्स का आपके मुझे रहता है सदा इंतज़ार। धन्यवाद।